हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एंशिएंट लव पोइट्री का पार्ट 34 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि जिंगजियाओ बायजू से बात करने के लिए उसे अकेले में लेकर जाती है और उससे कहती है कि मास्टर, मुझे पता है कि आपने मुझसे शादी मास्टर सेंगू के लिए की है ना। जिस पे बायजू उसे उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसे सिर्फ ये कह के चला जाता है कि जब मैं अपने आप को अपने डोम में बंद रखूँगा तब मुझे वहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वो ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से चेंजिंग पैलेस के लिए जाता है और वहाँ बेहोश हुई सेंग्यू के अंदर से आउजी की जितनी भी कॉन्शियसनेस है उसे बाहर निकाल लेता है। और फिर तभी हम उसके बाद दूसरी तरफ फैमिली पैलेस में देखते हैं कि वूहैन मुगैन के कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि जिंगयाओ वहाँ पे अपने घुटनों पे बैठा है और अपने पिता से माफ़ी मांग रहा है। जिस पे उसके पिता तभी वहाँ पे वूहैन को देखते हैं और वूहैन से पूछते हैं कि क्या ये जो कुछ कह रहा है वो सच है। जिस पे वूहैन भी उसकी बात में हाँ कर देती है, कहती है कि हाँ, इसे ये डिमोनिक फ्लावर मैंने ही दिया था ताकि वो जाके उन डीमंस को वहाँ से ख़त्म कर सके। जिस पे मुगैंग जिंगयाओ को वहाँ से भेज देता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिंगयाओ उसके बाद वूहैन वहाँ पे मुगैंग के सामने घुटनों पे बैठ जाती है और उससे माफ़ी मांगने लगती है। जिस पे वो कहता है बहुत ही गुस्से में कि तुमने मुझे ये सारी बात पहले क्यों नहीं बताई। और उसे फिर वो कहता है कि तो मुझसे यानी कि तिएनची मास्टर सही कह रहे थे कि उन्होंने यूमी को नहीं मारा, तुमने यूमी को मारा है। वो मेरी मास्टर थी और उन्होंने ही मुझे गॉड बनाने के लिए यहाँ पे लेके आई थी। जिस पे वो अपनी माफ़ी मांगती है और वो कहती है मैं सिर्फ टीएनसी यानी कि डीमन गॉड को ख़त्म करना चाहती थी, मेरे इसके पीछे मेरा कोई भी और गलत इंटेंशन नहीं था। और वो ये सब उसे बताने लगती है और वो कहती है कि मैंने आपको पिछले 60,000 सालों से ये बात इसलिए नहीं बताई ताकि आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो, और मैं इस बात में आपको नहीं घसीटना चाहती थी। जिस पे मुगैंग खुद वो एन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो नहीं चाहता कि उसे उसके इस काम के लिए उसे सज़ा भी मिल जाए। वो फिर उसे थोड़ी सी उसे सांत्वना देता है कि मैं समझ सकता हूँ तुमने ये सब क्यों किया। लेकिन हम देखते हैं कि वो एन को तो अपनी गलती पर ज़रा सा भी शर्मिंदी नहीं होती। वो सिर्फ चाहती है कि वो पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल बन जाए और वो यही बात मन में सोच रही होती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि बायजू ने गुवजुन का एक मानस्तव बनवाया हुआ होता है और वो उसके वहीं पे खड़ा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे तिएनची आता है और तिएनची आके उससे पूछता है कि मुझे इस सारी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए। जिस पे बायजू से कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में तुम्हें जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो उसे फिर भी इंसिस्ट करता है तिएनची कि तुमने आखिर ये सब क्यों किया, तुम क्यों चाहते हो कि सभी लोग तुमसे इतनी नफरत करें। जिस पे वो उसे बहुत ही ज़्यादा दबाव में आके तिएनची के उसे बता देता है कि मैं जब यहाँ से सेंग्यू ने उन सभी गॉड ऑफ चाओस का काम करते हुए अपनी आप को सेक्रीफाइस कर दिया था, तो मैंने सोचा था कि अब इस दुनिया में कोई भी गॉड ऑफ चाओस नहीं बचा है। तो इसलिए मैं खुद गॉड ऑफ चाओस बनना चाहता था और आगे आने वाली कोई भी इस पर जो प्रॉब्लम हो उसे ख़त्म करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने आप को उस आइस कॉफिन में कैद किया था और चिंगमू की एक आइस स्पिरिचुअलिटी को बाहर निकाल दिया था ताकि वो डिमोनिक पावर को कल्टीवेट कर सके। और तभी टीएनजी समझ में आता है तो तुम इसलिए ये सब करना चाहते हो और तुम्हारी इस सारी गलती की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती है। जिस पे वो कहता है कि यही तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी इस काम के दौरान मेरी जान अगर चली जाए तो उसकी वजह से किसी को कुछ ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और मैं आराम से इस दुनिया से जा सकूँ। जिस पे टीएनजी भी उसे मना करता है कि तुम ये सब मत करो। जिस पे बायजू से कहता है कि अब तुम्हें अकेले नहीं हो क्योंकि अब तुम्हें मेरे बेटे येंची और सेंग्यू का भी ख्याल रखना है। जिस पे वो उसे प्रॉमिस कर देता है येंची की तुम फिक्र मत करो, उन दोनों का ख्याल मैं पूरी तरीके से रखूँगा। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि इसी तरीके से बहुत कई सौ साल निकल जाते हैं और फिर वहाँ पे हम देखते हैं कि फैंगरेन तिएनची के पास आती है और उसे बताती है कि येंची बहुत ज़्यादा बदमाश हो चुका है, वो यहाँ पे अच्छी तरीके से नहीं कर रहा। और फिर तभी हम देखते हैं कि एंसेस्ट्रल सोर्ड सेंग्यू के पास चली जाती है और वहाँ पे एक लड़का होता है और वो उस सारी एंसेस्ट्रल सोर्ड को तोड़ देता है। और हम देखते हैं कि सेंग्यू को भी होश आ जाता है और वो होश में आने के बाद उसे देखती हैं कि उस लड़के ने तो उसकी सारी की सारी एंसेस्ट्रल सोर्ड के पार्ट्स को अलग अलग कर दिया है। जिस पे वो उसे डांट दिया है और वो लड़का रोने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे तिएनची भी आ जाता है और तिएनची
आके येंची को वहाँ से बाहर भेज देता है, जिस पे वहाँ पे सेंग्यू उससे पूछती है कि बायजू कहाँ पे है, और वो कहती है कि ये लड़का तो बायजू की तरह दिखता है। जिस पे उसके बाद फिर येंची से सारी स्टोरी बताता है कि क्या क्या हुआ था, लेकिन उसे ये नहीं बताता कि ये लड़का तुम्हारा ही है। वो उसे बताता है कि बायजू ने किसी एक इमोर्टल से शादी कर ली थी, और उसने उसके बाद उस अपने बेटे को अबेंडन कर लिया, और अब से ये हमारे साथ ही रहता है, और उसका नाम येंची है। जिस पे वो ये सारी बात समझ जाती है, और वो तभी उससे येंची से पूछती है कि तुम्हारी मोम कैसी दिखती थी, जिस पे वो कहता है कि बिल्कुल आपकी तरीके से। जिस पे तिएंची उसे मना कर देता है येंची को उसके कान में कि तुम्हें ये बात अपनी मोम को नहीं बतानी। जिस पे येंची कहता है कि ठीक है, अगर आप मुझे अपना पर्पल मून वाइप दे देंगे तो मैं ये नहीं बताऊंगा। जिस पे वो कहता है कि तुम बहुत शरारती हो गए हो, लेकिन वो फिर उसे उसकी बात को एक डील कर लेता है और उसे दे देता है। जिस पे फिर वो उसे बहाना दे के वहाँ से चला जाता है येंची। और फिर तभी सेंग्यू बायजू से मिलना चाहती है, लेकिन वो कहता है तिएंजी की बायजू अभी अपने टाउन में हो और वो वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। जिस पे वो फिर भी उससे जब मिलना चाहती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि तिएंजी वहाँ पे येंची को बैठा के उसे पढ़ा रहा होता है, और उसे एंसेस्ट्रल सोर्ड के बारे में बता रहा होता है कि वो किस किस एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है। जिस पे तभी फिर उससे येंची सवाल पूछता है कि इस दुनिया में हर किसी के पास, जो भी कोई इमोर्टल है और जो भी वो कल्टीवेट करता है, कि उसके पास एक वेपन है, पर मेरे पास अभी तक कोई भी वेपन क्यों नहीं है। और वो उसे ये भी बताता है कि मैं कल आंट फेंगरेन के साथ एंसेस्ट्रल जंगल में घूमने के लिए गया था, और मैंने वहाँ पे एक शॉबा नाम के इमोर्टल से पूछा, तो उसके पास भी एक स्पिरिचुअल वेपन था, जबकि वो मुझसे 50 साल छोटा है और मेरी खुद की उम्र 100 साल हो चुकी है, लेकिन मेरे पास भी अभी तक कोई भी एक स्पिरिचुअल वेपन क्यों नहीं है। जिस पे तिएंची कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, और तुम्हारे पास वो इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अभी तक अपनी कल्टीवेशन भी शुरू नहीं की। जिस पे वो बहुत जिद करने लगता है येंची। और तभी तिएंची कहता है कि ठीक है, तुम्हें कुछ सालों में तुम्हारा स्पिरिचुअल वेपन मिल जाएगा, और वो सभी से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। जिस पे येंची बहुत खुश हो जाता है, और फिर वो येंची को अपने साथ वहाँ से लेके चला जाता है तिएंची। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वुएन फिर से अपनी पावर को कल्टीवेट कर रही होती है, और उसके पास उसकी वही सर्वेंट आती है, और वो अपनी सर्वेंट को कुछ पीने के लिए देती है। जिस पे पहले तो वो हेजिटेट करती है, लेकिन फिर पी लेती है। और फिर वो उसकी सर्वेंट उससे कहती है कि मैं यहाँ से वापस से फैंकलैंड में जाना चाहती हूँ। जिस पे वुएन कहती है कि जो तुम मुझसे पीछा छुड़वाना चाहती हो और मेरी सारी सच्चाई लोगों को बताना चाहती हो। जिस पे वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं वहाँ पे भी रह के आपके ऑर्डर्स को ही मानूंगी। जिस पे वो उसे जाने की अनुमति दे देती है, लेकिन वो उसके पीछे से उसके ऊपर हमला कर देती है, और उसकी सोल को ख़त्म कर देती है, और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि येंची वहाँ पे बैठा हुआ होता है, और तभी वहाँ पे चैंग्यू आती है और उससे बात करने लगती है कि क्या तुमने अपने पापा को कभी देखा है। जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैंने कभी अपने पापा को नहीं देखा। और वो उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। जिस पे वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मेरे पापा के पास वहाँ उस जगह पे बहुत ज़्यादा शांति है, और ना तो उनके पास कोई स्पिरिचुअल वेपन है, तो मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहूँगा। जिस पे फिर तभी वो कहता है तो आप मेरे पापा से मिलना चाहती है ना जाके। जिस पे वो कहती है कि हाँ, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो। और फिर हम तभी देखते हैं कि वो दोनों शाम को उससे मिलने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके हाथ में तो वही एक टॉफ़ी है जो उसके पास होती है। जिस पे पूछता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से है। जिस पे वो कहती है कि अंकल टिएंची ने मुझे ही दिया। जिस पे वो कहती है कि उसने ये सब कैसे सीख लिया, उस पे कब से आने लगी है। जिस पे वो कहता है कि मेरी वजह से उन्होंने ये सब सीख लिया। और फिर वो उसे वहाँ से लेके जाने के लगता है येंची। जिस पे वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर है। जिस पे उसे याद आता है कि उसके अंकल ने तो सब मना किया था, अपनी स्पिरिचुअल पावर अपनी मदर के सामने इस्तेमाल मत करना। और तो वो कहता है कि नहीं, और वो कहता है कि आप मुझे अपने साथ लेकर जाएंगी। जिस पे वो कहती है कि ठीक है। तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से वहाँ से जाने लगती है, जिस पे उस पर उसकी पावर को इस्तेमाल नहीं होता है। और येंची उसे कहता है कि आपको इस तरीके से इस्तेमाल करनी है। जिस पे सेंग्यू से कहती है तो तुम तो सच में बायजू के बेटे हो, क्योंकि तुम इतनी छोटी उम्र में मुझे अब इन पावर्स के बारे में बताने लगे।
और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वो बायजू के डूम के पास चले जाते हैं, जिस पे वो लोग बायजू को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। जिस पे येंची कहता है तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर अपने बाथरूम में होंगे और वहाँ पे बात ले रहे होंगे। जिस पे वो उसे कहता है कि आपको उन्हें वहाँ पे जाके ढूंढना चाहिए। जिस पे वो कहती है कि मैं तीनों रियल्म की गॉडेस हूँ और ये बात अच्छी नहीं है कि मैं किसी को जाके ऐसे देखूँ उसे चुपके। जिस पे फिर वो दोनों वहाँ पे डोम की छत पे चले जाते हैं और ऊपर से छेद करके वहाँ से उसे देखने लगते हैं। और तभी वहाँ पे येंची अपनी मैजिक की मदद से सेंग्यो को वहाँ से नीचे डाल देता है जहाँ पे बायजू नहा रहा होता है और वो उसके पूल में गिर जाती है जाके। और फिर वो थोड़ी सी ऑकवर्ड फील करने लगती है उसके सामने जाके, और वो उसे एक मेडिसिन दे देती है और कहती है कि ये तुम्हारे घाव के लिए अच्छी होगी। और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं तो वो उससे बात करती है। सेंग्यो कहती है कि तुम अपने बेटे से ही बात क्यों ना करना चाहते, और वो कहती है कि मैं अभी अभी वापस जाग चुकी हूँ और तुम मुझसे भी मिलने के लिए नहीं आए। जिस पे वो उसे उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देता और बहुत ही कोल्डली तरीके से बिहेव करता है। और वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें और कोई बात नहीं करनी तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पे वो उसे कहती है कि तुम 60,000 सालों में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हो बायजू। और वो वहाँ से चली जाती है और फिर वो जाके येंची को वहाँ से लेके चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तभी वहाँ पे बायजू से मिलने के लिए तिएंची आता है और तिएंची तभी बायजू को कहता है कि तुम फिर से वहाँ पे उनसे मिलने के लिए जा रहे हो। वो दोनों अभी सो रहे हैं। जिस पे वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना मुझसे मिलने के लिए सेंग्यो आई थी। जिस पे वो कहता है कि हाँ मुझे पता है। और वो कहता है बायजू तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की होगी। और वो उसे फिर वहाँ से कहता है कि तुम वहाँ पे जल्दी चले जाओ। तो हम देखते हैं कि बायजू चला जाता है और वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे वो दोनों सो रहे होते हैं और जाके उन्हें वहाँ पे देखने लगता है। और उसके बाद फिर तभी अगले दिन हम देखते हैं कि और हम लोग चेंजिंग पैलेस में देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ पे तभी जेनी वहाँ पे टीएनजी के कुछ स्कैंडल्स बताने लगता है। जिस पे उसे फैंगरेन कहती है कि तुम ये सब क्या बता रहे हो, ये सब झूठ होंगे। जिस पे वो कहता है कि तुम चाहो तो ये सब जाकर मास्टर से पूछ सकती हो। जिस पे वो कहती है कि ठीक है। तो फिर वो टीएनजी के पास जाती है और उसे बताती है जाके कि तुम्हारे खिलाफ कुछ र्यूमर्स फैल रहे हैं। जिस पे टीएनजी उसकी कुछ फिक्र नहीं करता कि रहने दो। जिस पे वो बताती है कि ये तुम्हारे कुछ गॉड रेल्म के है जो स्कैंडल्स तुमने वहाँ पे किए थे, कि कैसे तुम अपने प्यार की वजह से थोड़े से बीमार होने की एक्टिंग कर रहे थे और वहाँ पे तुमने पूरे के पूरे एक हॉल में आग लगा दी थी। जिस पे वो थोड़ा सा शर्मिंदा होने लगता है और कहता है कि कौन ये सब अफवाह फैला रहा है। जिस पे वो कहती है कि ये सब जीव फैला रहा है। जिस पे उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी मैजिक से उसे पकड़ लेता है। जिस पे फैंगरेन उसे कहती है कि आप तो कह रहे थे कि ये सब कुछ सच नहीं है। जिस पे वो कहता है कि हाँ ये सब सच नहीं है, लेकिन जो भी कोई ये सब फैला रहा है हमें उसे तो पकड़ना होगा ना। जिस पे हम देखते हैं कि वो उसके बाद जीव को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बायजू में से और मुझ में कौन सुंदर है। जिस पे फिर तभी फैंगरेन बीच में आके कहती है कि आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बायजू तो आपके सामने कुछ भी नहीं। जिस पे फिर वो भी उसका साथ देता है कि हाँ आप तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, आप सभी के साथ लॉयल है और आपके जैसा तो कोई है ही नहीं यहाँ पे मास्टर, और बायजू तो आपके सामने कुछ है ही नहीं। जिस पे वो बहुत खुश होता है और फिर वो अपने पुराने गोल्ड रेल्म के दिनों को याद करने लगता है। जिस पे फैंगरेन उन सभी को वहाँ से लेके चली जाती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सभी हेवनली पैलेस में बैठे हुए होते हैं और मुगैंग वहाँ पे बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे वुएन आती है और उसे आके कुछ पीने के लिए देती है। जिस पे वो उसे पी लेता है और फिर वो कहता है कि मैं वो 100 साल पहले हुआ वाला फैंक लैन वाला इंसिडेंट अभी नहीं भूल पा रहा और मैं उसके क्रिमिनल को सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। जिस पे वो कहती है कि आप इतना टेंशन मत लीजिएगा। और वो बताती है कि अभी कुछ दिनों में लॉर्ड दोंगुआ का बर्थडे है, तो मैंने उन्हें अपने 1000 ईयर के कल्टीवेशन में से कुछ पावर उन्हें दे दिया। जिस पे मुगैंग उसे कहता है कि तुम ऐसी कोई हरकत कुछ मत क्या करो। जिस पे वो कहती है कि मैं अपने उस काम पे बहुत रिग्रेट कर रही हूँ और 1000 साल की स्पिरिचुअल पावर तो कुछ भी नहीं है। जिस पे मुगैंग कहता है कि मैं तुम्हारे पास अभी कुछ दिनों के लिए समय नहीं बिता पाऊंगा क्योंकि मैं लॉर्ड दोंगा के पास होऊंगा। जिस पे वो कहती है कि मुझे पता है आप वहाँ पे जाइए और मैं तब तक के लिए माउंट लुकआउट पर जाऊंगी अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए। जिस पे वो उसे परमिशन दे देता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वुएन माउंट लुकआउट पे जाने से पहले अपने बेटे जिंग या से मिलके जाती है और वो देखती है कि वो अपनी जो कि उसे पनिशमेंट मिली हुई होती है थंडर स्टॉर्म को झेलने के लिए, वो उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ हो ना, मैं अगर
हर किसी काम के लिए, जिस पे वो कहता है कि हाँ मदर मैं आपके साथ हूँ। और वो कहता है कि मैं अब ये दोनों रियल्म की लड़ाई से मैं थक चुका हूँ। और वो कहता है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि इमोर्टल्स और डीमंस दोनों खुशहाल तरीके से एक साथ रहें। जिसकी बात सुन के वुहेन भी थोड़ी सी हिल जाती है। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरी ओर जियन जाके फैंगरेन से मिलता है और वो दोनों अपना हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे येनची आता है और वो वहाँ से फैंगरेन को लेकर चला जाता है। तो फैंगरेन वहाँ पे जाके गोडेस सेंग्यू से मिलती है और तभी वहाँ पे जिंगजियान भी आता है, जिस पे वो उसे बताती है कि जिंगजियान वुहेन और मुगुएंग का बेटा है। और वो तभी तिएनची उसे बताता है कि मुझे लगता है कि वूशी और फेंग येन की डेथ के पीछे ज़रूर वुहेन का ही हाथ है। और तभी वो कहती है सेंग्यू कि मैं इतने दिनों से उठ चुकी हूँ और मुझे वुहेन से मिलने का ख्याल भी नहीं आया। और वो तभी कहती है कि मुझे वुहेन से भी जाके मिलना होगा। और वो सोचती है कि ये सब अगर वुहेन ने किया है तो वो ज़रूर उसके बेटे में भी यही सारे गुण आए होंगे। तो वो तभी वहाँ पे जिंगजियान भी आता है और वो जिंगजियान से बात करती है। तो कुछ कन्वर्सेशन करने के बाद उसे लगता है कि जिंगजियान बिल्कुल भी उसके जैसे नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छा है। जिस पे तिएनची भी कहता है कि हाँ वो अपनी मौज जैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो उन सभी से बिल्कुल अलग है। जिस पे फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वो भी वहाँ से जिंगजियान चला जाता है और कहता है कि आप सभी को लॉर्ड दोंगा के बर्थडे पार्टी में आना चाहिए। जिस पे ये बात सुन के सेंग्यू वहाँ पे देखती है तिएनची को, जिस पे तिएनची उसे कहता है कि तुम मेरी तरफ क्या देख रही हो। जिस पे वो कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पे वो कहता है कि तुम लोगों को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और हम देखते हैं तिएनची उन्हें मना करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो दोनों तिएनची का पीछा नहीं छोड़ती और उसे कहते रहते हैं कि हमें वहाँ पे जाना है। जिस पे तिएनची मजबूरी में उन्हें वहाँ से हाँ करके बाहर आ जाता है। और फिर तभी हम लोग वो देखते हैं कि उससे मिलने के लिए वहाँ पे बायजू भी आया हुआ होता है और बायजू को वो सारी बात बताता है। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें उन दोनों को वहाँ पे नहीं जाने देना चाहिए। जिस पे वो कहता है कि मैं और क्या कर रहा हूँ, मैं उन्हें रोकने की तो कोशिश कर रहा हूँ। जिस पे फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे वुहेन जाके जिंगजाओ से जाके मिलती है और उसे कहती है कि अब मास्टर के हालात कैसे हैं। जिस पे वो कहती है कि मास्टर अब ठीक है, वो पहले से कुछ ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और वो उसे कहती है कि तुम्हें किसी भी तरीके से मास्टर को अपने पास रखना होगा और उन्हें से कहती है कि तुम्हें किसी भी तरीके से मास्टर को चेंजिंग पैलेस के लिए नहीं जाने देना है। और वो उसे ये सब करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव रूप में कह रही होती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंग्यू वहाँ पे माउंट लुकआउट पे जाती है येंची के साथ और वो दोनों वहाँ पे होते हैं। और तभी वो उसे अपनी बात बताने लगती है कि ये वो जगह है जहाँ पे मेरी स्पिरिचुअल सेंस खुली थी और ये तुम्हारे फादर की जगह है। और यही सारी बातें वो वहाँ पे बैठ के याद कर रही होती है। और फिर तभी हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ इमोर्टल्स स्पिरिचुअल वाटर में से वहाँ पे कुछ चुरा रहे होते हैं। लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं कि तभी वहाँ पे येंची भी होता है और वो वहाँ पे टॉयलेट कर रहा होता है, जिसे ये सब देख के वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो इमोर्टल्स। और वो उसे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, किसी स्पिरिचुअल वाटर में ये सब तुमने कैसे किया। और वो उन्हें बहुत डांटती है और वो भी कहता है कि मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करना। और वो कहता है कि इस सारी चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस मैं अपने ऊपर लूँगा। जिस पे वो कहते हैं कि ठीक है। और वो उसे फिर वुहेन और जिंगजाओ के आगे लेके चले जाते हैं, जिस पे जिंगजाओ उसे बताती है कि ये मास्टर का बेटा है। और फिर वुहेन उससे पूछती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया। जिस पे वो कहता है कि मैं ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहता। और उस पे वो फिर उसको एक चाटा मार देती है वुहेन। और फिर तभी उस पे वो दूसरी बार फिर से एक और चाटा मारती है। लेकिन तभी वहाँ पे जब वो उस पे फिर से मारने वाली होती है, वहाँ पे सेंग्यू आ जाती है। और फिर शेंग्यू वहाँ पे आके उसे बताती है कि तुम्हें से मिले हुए मुझे कई हज़ार साल हो चुके हैं वुहेन। जिस पे वुहेन को समझ में आ जाता है कि ये अब वाऊची नहीं है बल्कि मास्टर सेंग्यू है। जिस पे वो अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगती है और वो उन्हें कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप मास्टर सेंग्यू है। और वो तभी सेंग्यू उसे वहाँ से भेज देती है येंची को कि तुम अभी यहाँ से जाओ, और कहती है कि तुम्हें जाकर लॉर्ड दोंगा से माफ़ी मांगनी होगी। जिस पे वो वहाँ से उसकी बात मान के चला जाता है। और तभी वो उससे बात करने के लिए अकेले लेके चली जाती है सेंग्यू वुहेन को। तो वुहेन उसके साथ चली जाती है और वो वुहेन को कहती है कि इतने हज़ार सालों में तुम बहुत बदल चुकी हो वुहेन, तुम अब पूरे तीनों रेल्म की गॉड जो बन चुकी हो। जिस पे वो वुहेन कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मास्टर अगर मैंने आपको कभी नाराज़ किया हो। और वो तभी उससे कहती है सेंग्यू कि तुम अब फैंग क्लैन के लीडर हो, तो मतलब तुम वूशी और फेंग येन के कत्ल के ज़िम्मेदार हो।
और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।